हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। गोंडवाना के वीर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर राजनीतिक दलों में आदिवासियों को साधने की होड़ दिखी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी नायकों को नमन किया, कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासियों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इधर कांग्रेस के नेताओं ने भी शहीद गोंड नायकों को नमन किया और बीजेपी पर जमकर बरसे। तस्वीरें जबलपुर की है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह गोंडवाना के वीर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। शाह ने शहीद पिता पुत्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाह ने कहा कि इतिहासकारों ने आदिवासी जननायकों को भुलाया, जबकि आजादी के लिए आदिवासी नायकों ने ही सबसे ज्यादा बलिदान दिए। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखने, 1 नवंबर से प्रदेश के सभी आदिवासी ब्लॉक में राशन की होम डिलीवरी और पैसा एक्ट लागू करने समेत कई ऐलान किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ छलने और धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस ने आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जब हमें आजादी का इतिहास पढ़ाया तो केवल कुछ लोगों का नाम बताया, लेकिन वो भूल गए राजा शंकर साहब को, रघुनाथ साहब को, भीमा नायक को, खज्जा नायक को। लगभग 200 करोड़ की लागत से 9 संग्रहालयों की कल्पना की गई और बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने से जनजाति के वीर नेता जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनको ढूंढ कर उनके इतिहास को पुनर्जीवित कर उनकी स्मृति को संजोकर केवल संग्रहालय बनाए जाएंगे। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी आदिवासी महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अपनी जमीन खिसकता देखकर बीजेपी को आदिवासियों की याद सता रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और प्रदेश बीजेपी आदिवासियों का कार्यक्रम कर रही है। इधर युवक कांग्रेस ने भी शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर प्रेरणा रैली निकाली। बसपा नेताओं ने भी आदिवासी हितों का संकल्प दोहराया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे युवा आज जबलपुर में पूरे संभाग के युवा इकट्ठा होकर एक उनके श्रद्धांजलि के रूप में बाइक रैली निकाल रहे हैं। और आदिवासियों की बात सुन लो कि आपके प्रांतीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वो सब उनके नेता किस प्रकार भारतीय हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण कर रहे हैं। राजनीतिक मर्यादा में भी ऐसे महापुरुषों के जो जन्म जयंती और बलिदान के दिन होते हैं, उस दिन किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरा वर्ष पड़ा है, जब मर्जी आए वो करते रहे। योगदान को हर व्यक्ति पूरा देश जानता है। ये है कि आज़ादी के बाद से जिन्होंने भी इस देश की अगुवाई की, उन्होंने नाम दबाने का कोशिश किया गया उस समय से। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, वो जिम्मेदार है। इस देश में 7 साल से बीजेपी राज कर रही है, वो जिम्मेदार है। आज आदिवासी के पीछे, SC ST के पीछे भाग रहे हैं साथियों, लेकिन आने वाले समय में इनको कोई बहुमत नहीं देगा, कोई सरकार नहीं बनाएगा। अमित शाह ने उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ भी किया और इस योजना की हितग्राही महिलाओं को गैस कनेक्शन की सौगात दी। अमित शाह के इन कार्यक्रमों आदिवासियों और महिलाओं को साधने की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी की कोशिश आगामी चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचने और उन्हें अपनी उपलब्धि बताने की है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।
केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 सितंबर को पहली बार ग्वालियर आ रहे हैं। सिंधिया समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए शहर में बैनर पोस्टर लगा दिए हैं और इन्हीं पोस्टर्स में से एक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इसमें न केवल सिंधिया के लिए अभिवादन है बल्कि उसमें लिखा है श्रीमंत की नगरी में महाराज श्रीमंत सरकार। पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने इसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बताया, तो कांग्रेस ने पूरे मामले पर बीजेपी पर तंज कसा है। दो तीन तरह के कार्यकर्ता होते हैं। एक कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्यकर्ता सरकार से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो अपने अपने अंदाजे हैं स्वागत करने के, हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है और हम तो ये कहेंगे कि सभी को स्वागत करना चाहिए। तो ये जो होर्डिंग लगाई है, बोर्ड लगाए गए हैं, इससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट होती है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा ग्रुप है जो अपने आप को सिंधिया समर्थक ही कहता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद शराबबंदी के लिए वो अभियान चलाएंगे और खुद उसका नेतृत्व करेंगी। भोपाल में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा का मानना है कि जागरूकता अभियान से शराबबंदी नशा मुक्ति की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि बिना लठ के काम नहीं होगा। उमा भारती ने लठ से मतलब सख्त कानून को बताया। उमा भारती ने कहा कि वो 15 जनवरी तक लोकतंत्र का पालन करेंगी, शराबबंदी के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी, लेकिन अगर लोग न माने तो सड़कों पर उतर जाएंगी। उमा भारती ने सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अब दोनों की जोड़ी के नेतृत्व में प्रदेश में शराबबंदी हो जाए। उन्होंने कहा कि अभियान से मध्य प्रदेश की सरकार मजबूत बनेगी। बिहार में नीतीश कुमार के शराबबंदी के मॉडल की तारीफ भी की। शराबबंदी के खिलाफ सड़क पर, शराबबंदी के पक्ष में, शराब के खिलाफ सड़क पर, वो चाहे नर्मदा का किनारा हो या बेतवा का हो या चंबल का हो या ताल तलैयों का किनारा हो, लेकिन अभियान 6 महीने तक हम चलाएंगे, सरकार का सहयोग मांगेंगे। नहीं चल पाया तो फिर मैं उस अभियान में शामिल हो जाऊंगी, शराब बंद करने के अभियान में और नशा बंद कर देने के अभियान में। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। कर्मचारियों ने तय किया कि अगर मांगे ना मानी गई तो मध्य प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी तालाबंदी करेंगे। हालांकि कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा की बैठक में फैसला होगा। बैठक के पीछे कर्मचारियों का ये मकसद है पेंडिंग मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार पर कैसे दबाव बनाएं। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि तमाम ज्ञापन चेतावनियों के बावजूद सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को अब तक नजरअंदाज किया, लिहाजा अब कर्मचारियों में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि सरकार चाहती तो पदोन्नति जैसी मांगें पूरी कर सकती थी, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। %16 हमारा जो महंगाई भत्ता है, पदोन्नति का विषय है, बीमा का विषय है, हाउस रेंट का विषय है, ये तो आर्थिक मुद्दे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिसमें सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होना था, लेकिन सरकार जो है कर्मचारियों के प्रति आंख मूंद के बैठी है, कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। 3-4 चरणों का आंदोलन हम करेंगे। प्रदेश में 3,33,000 स्व सहायता समूहों की करीब 37 लाख महिलाओं को पोषण आहार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी कर ली। तैयार प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश में 97,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का पोषण आहार खरीदता है। तकरीबन 1.5 दशक से ये व्यवस्था प्रदेश के ठेकेदार संभाल रहे हैं। साल 2017 में सरकार ने ठेकेदार प्रथा खत्म करते हुए महिला स्व सहायता समूह से पोषण आहार तैयार कराने का निर्णय लिया था, लेकिन तब ऐसा हो नहीं पाया और फिर सरकार बदल गई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बीते 19 साल से विवादों में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलन शुरू होने वाला है। यह आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख और विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में शुरू होगा। स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केन बेतवा लिंक परियोजना के शुभारंभ की तैयारी कर रहे हैं।
IBS24 से बातचीत में मेधा पाटकर ने बताया कि नदी जोड़ो परियोजना अवैज्ञानिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विकसित देशों ने इस पर शोध कर इसे घातक बताया। साथ ही केन बेतवा परियोजना की रूपरेखा में बड़े स्तर पर सरकारों की मनमानी और लापरवाही उजागर हुई है। लाखों लोगों को उजाड़ने की इस परियोजना में पुनर्वास को लेकर सवाल आज भी है। साथ ही यूपी MP के साथ केंद्र भी इस परियोजना से देश के बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहता है। और आशीर्वाद सत्ताधीशों का होता है जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट से ही करोड़ों रुपए कमाते हैं और फिर जिनको प्रोजेक्ट देते हैं उनसे फिर चंदा भी चुनाव में पाते हैं। इसीलिए योगी और शिवराज सिंह के इसमें अगर गठजोड़ होगा तो जनता ने उसको सवाल खड़ा करना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण में बड़ी चूक सामने आई। पटवारी और राजस्व विभाग के अफसरों ने बिना सत्यापन के अपात्र किसानों के खाते में ये राशि जमा करा दी। गड़बड़ी पकड़ में आने पर ऐसे किसानों से वसूली शुरू हो गई है। ये मामला मुरैना जिले में सामने आया, जहां ऐसे 7,107 किसान छांटे गए, जिनमें 5 करोड़ 87 लाख रुपए की किसान सम्मान निधि वापस वसूलने की योजना जिला प्रशासन बना रहा है। मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए। दरअसल PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 4,000 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 81,18,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा किसानों को अपात्र पाया गया। इन किसानों के खाते में पहले प्रशासन ने सम्मान निधि जमा कराई। अब इनसे 195 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और CM सम्मान निधि दोनों योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले। जो पात्र किसान हैं वो कोई इस योजना से वंचित न रहे, ये सरकार का प्रयास है। इंदौर जिले में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ने लगी, लेकिन डेंगू का डर बढ़ गया। अचानक आंकड़ा बढ़ने के बाद मरीजों की संख्या में गिरावट आई। शुक्रवार को जिले में एक भी कोविड मरीज नहीं मिला। दूसरी तरफ डेंगू के 22 केस मिल गए। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन का। कुल मरीजों की संख्या 225 हो गई है। 38 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना के आंकड़े देखें तो जिले में 19 एक्टिव केस हैं। 24,77,091 सैंपल की जांच की जा चुकी है। CMHO का कहना है कि तीसरी लहर का अंदेशा है, ऐसे में सतर्कता जरूरी है। लोगों को अभी भी मास्क लगाकर ही निकलना चाहिए। कहीं कहीं दूसरे अदर स्टेट में ये केसेस बढ़ रहे हैं, मगर हमको अभी भी देखना है कि हमारे यहाँ आज भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब कि कोरोना कम हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस वजह से हमको अभी भी जो प्रशासन और शासन की जो गाइडलाइन है उसको बराबर फॉलो करना चाहिए कि बिना मास्क लगा के ही आप बाहर निकले, सैनिटाइज यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को मात देने के लिए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा, लेकिन इंदौर जिले में महाअभियान के बावजूद ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे। अभियान के पहले दिन महज 1,26,000 लोगों ने टीका लगवाया, जबकि टारगेट 1,65,000 का रखा गया। अभी भी 7 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दूसरा डोज टाइम आने के बाद भी वो उन्होंने नहीं लगवाया। अब तक उन पर पहुंचने का फोकस रहा है। टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक 21 जून से 28 जून तक आयोजित हुए वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 में जिले के करीब 5 लाख लोगों को पहली डोज लगाई गई थी। इनमें से कई लोगों ने अब तक दूसरा डोज नहीं लिया। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्रैल मई में पहला डोज लगवाया, लेकिन दूसरे डोज के लिए अब तक सामने नहीं आए। हमारा मेन जो कवरेज करने का है कि हमारे जो सेकेंड डोज की पेंडेंसी है, काफ़ी सारे लोग जो पिछले महाअभियान के दौरान लगे थे वैक्सीन, वो ड्यू होते जा रहे हैं। जो कि कल तक की बात करें तो आज 26 जून तक जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया था, वो सभी हितग्राही अब ड्यू हो चुके हैं। उनका वैक्सीनेशन एलिजिबल हो गए, वो पहुँचे केंद्रों पर और अपना वैक्सीनेशन करा। अनूपपुर के CMHO डॉक्टर सोनवानी पर पिछले काफी दिनों से लगातार अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। बस आरोपी नहीं, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में यहां तक कहा गया कि CMHO अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लापरवाही CMHO डॉक्टर सोनवानी को भारी पड़ी है। उन्हें निलंबित कर दिया है। रीवा के स्वास्थ्य विभाग संचालनालय अटैच किया गया। CMHO डॉक्टर सोनवानी पर कोविड काल में अनुपस्थित रहने, मलेरिया कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स को सहयोग नहीं करने, NHM की गाइडलाइन के विरुद्ध ट्रांसफर करने समेत कई आरोप लगे थे। फिलहाल डॉक्टर सोनवानी की जगह डॉक्टर सुरेश चंद्र राय को अनूपपुर जिला अस्पताल की CMHO का प्रभार दिया है।
इंदौर मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब कहलाता है। आईआईटी से लेकर आईआईएम तक यहां पर हैं, लेकिन हैरानी की बात ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। लंबे समय से मांग के बावजूद महाविद्यालय को कृषि विद्यालय बनाने की कवायद नहीं की गई। हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी कृषि महाविद्यालयों के वर्तमान एवं भूतपूर्व छात्रों की संस्था आवा यानी एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन ने राजधानी भोपाल में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सहमति बनती नजर आ रही। आवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इंदौर में बनने वाले विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव है। हमारी बात को उनके सामने रखा कि मेरी भी यही भावना है कि आप इसको विश्वविद्यालय बनाएं। तो माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल ने बोला जो आपकी भावना है वही मेरी भावना है और इसको हम लोग कृषि विश्वविद्यालय जल्द ही बनाएंगे और हमने तो इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय रखा है। प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ऑल इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों की जांच फिलहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ग्वालियर समेत 6 जिलों के 271 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए आयोग बनाया था। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता पर सवाल उठाए गए। इसमें बताया गया कि नियमानुसार हर नर्सिंग कॉलेज के पास स्वयं का 100 बेड का अस्पताल नहीं है। अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ और डॉक्टर्स नहीं है। कोर्ट ने सभी 6 जिलों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के लिए आयोग बनाने का आदेश दिया था। कोविड काल के बाद जैसे जैसे स्कूल शुरू हो पाए बच्चे नए जोश उत्साह के साथ स्कूल जाने लगे, लेकिन नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में जो घटना हुई वो बच्चों को डराने के लिए काफी है। तेंदुखेड़ा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल में होने वाली प्रार्थना के समय जब 8 बच्चियां क्लास से प्रेयर ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई तो शिक्षक डीपी अग्रवाल ने छात्राओं को बेतहाशा पीटा। शिक्षक ने छात्राओं को इतना पीटा कि एक छात्रा का कान बंद हो गया तो दूसरी छात्रा को बुखार आ गया। बाकी 6 छात्राएं वहीं रोती बिलखती रहीं। किसी तरह परिजनों को जानकारी मिली, वो स्कूल पहुंच गए। फिलहाल 2 छात्राओं को नरसिंहपुर रेफर किया है, उनका इलाज जारी है। बाकी छात्राओं की स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई। स्कूल प्रशासन मीडिया से इस मामले को दबा रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी JS विल्सन ने IVS 24 के कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तैयार हो रही थी लेकिन बैल नहीं बजी, इसके कारण हम लोग को कुछ सुनाई नहीं दिया। हम लोग क्योंकि बहुत पीछे बैठते हैं, हम लोगों का रूम बहुत पीछे है और आगे प्रेयर होती है तो इतने में सर आ गए। हम लोग जा रहे थे तो सर ने हम लोगों को मार दिया। नहीं मतलब बैल लगे ही नहीं तो सुनाई कहाँ से देगी। तो सर आए, सर ने कुछ ना सुना ना कुछ, बस सबको मार दिया। 6-7 लड़कियाँ थी। बच्ची को स्कूल में मास्टर ने मारा, ऐसा बच्ची से जानकारी हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। क्या मामला दर्ज हुआ है शिक्षक के? अभी मामला दर्ज नहीं हुआ लेकिन करना चाहिए। रीवा के रौली गांव में युवती से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवती को घसीट कर पीटते युवक नजर आता है। इतना ही नहीं, युवती के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पीड़ित युवती जब मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो शिकायत भी दर्ज नहीं हुई। 4 घंटे तक बिना कार्रवाई के युवती थाने के बाहर बैठी रही। आखिरकार युवती ने SP के पास मदद की गुहार लगाई। शिकायत पर पुलिस टीम अब वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। कटनी जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई, जिसे लेकर कैदी के परिजन ने जेल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया, साथ ही जांच की मांग की। मृतक कैदी का नाम धर्मेंद्र पटेल है, जिले के कैमोर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 9 महीने पहले दुष्कर्म समेत कई धाराओं में इसे जेल में बंद किया था। शुक्रवार शाम को अचानक बेहोश हो गया। जेल कर्मी जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने कैदी को मृत बता दिया। कैदी के परिजनों ने जेल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सिर्फ तबीयत खराब होने की जानकारी उनको दी गई, जबकि पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई है हमको पता नहीं। जेल के अंदर हम जानते हैं, जेल के अंदर हुई, हॉस्पिटल में लाके रख दिए हैं। डेड जेल के अंदर हुई है, उसके यहाँ मारा गया है, निशान भी लगा है उसके। तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने उसे सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया, जिसे उसे 5-5:30 बजे तक करीब यहाँ भेजा गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फर्जी बही बनाने के मामले में भोपाल पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी हसीब ने पुलिस रिमांड में खुलासा किया कि उसके दिवंगत पिता पटवारी थे, उन्हीं से राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने का काम सीखा। पिता का इंतकाल होने के बाद वो फर्जी बही बनाने का काम करने लगा। आरोपी हसीब एक बही बनाने के
5 से 10 हजार रुपये लेता था। अफसरों की सील बुधवारा निवासी मसरुद्दीन बनाकर देता था। पुलिस ने फर्जी बही छापने और अफसरों की सील बनाकर देने वाले 2 आरोपी अफसर खान और मसरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बही छापने की मशीन, सीलें, उपकरण, फर्जी बही के 20 ब्लूप्रिंट जब्त किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोर्ट रचित जो बहियाँ बनाने वाला व्यक्ति था आसिफ, जिसको अरेस्ट किया था, इसकी पूछताछ पर जहाँ से जो बही प्रिंट कराता था अनाधिकृत रूप से, वो इस तरीके के बही कोर्ट रचित बही तैयार करने वाला व्यक्ति का सहयोग करता, वो प्रिंट करने वाले व्यक्ति को भी अरेस्ट किया है, क्योंकि उसके द्वारा अनाधिकृत रूप से इसको लगातार इस तरह की बही बना के देता था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।